गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता क्या है, तो पहले वे ये बात कर लेते हैं। देखिए, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर्स इन फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन डायोड। ठीक है, यानी कि किस में अकर होता है, ये फॉरवर्ड बायस में अकर होता है। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है अस्तित्व में। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज़ आल्सो समटाइम रिफर्ड एज स्टोरेज कैपेसिटेंस। इसे कभी कभी स्टोरेज कैपेसिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं N से वो P की तरफ जाएंगे और होल के साथ रिकम्बाइन होंगे। इसी प्रकार से होल्स हैं P रीजन से वो N की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होंगे, जिससे डिप्लीशन जो विड्थ है उसकी चौड़ाई कम होती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, धीरे धीरे अवक्षय परत खत्म होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके P रीजन में यानी कि P क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, वो P क्षेत्र के लिए माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं। और उसी प्रकार से जो होल्स डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके N क्षेत्र में पहुंच जाते हैं वह N के लिए माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इस प्रकार से N क्षेत्र में जो होल्स की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स P में पहुंच जाते हैं, और ये बहुत ही पतली एक लेयर के द्वारा सेपरेट होते हैं, जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर पतली होती जाती है, परंतु फिर भी एक पतली परत मध्य में रहती है। किस कारण रहती है? डिफ्यूजन ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से। अर्थात N से इलेक्ट्रॉन P में चल गए और P से इलेक्ट्रॉन किस में चल गए, N से इलेक्ट्रॉन P में चल गए और P से होल N की ओर चल गए। इस वजह से पहली बात तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आयंस की संख्या कम हुई, इससे अवक्षय परत की चौड़ाई कम हुई, परंतु इस वजह से दोनों जगह पर माइनॉरिटी कैरियर्स एक अवक्षय परत की वजह से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये क्या है, यह डिप्लीशन लेयर एक तरह से डाइइलेक्ट्रिक का काम करती है इन चार्ज कैरियर्स के मध्य। यानी कि अगर जो N क्षेत्र में होल्स हैं तथा P क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफ्यूज़ होने के पश्चात, उनके मध्य में एक डाइइलेक्ट्रिक लेयर है जो कि डिप्लीशन लेयर है। तो यह क्या दर्शाती है, एक कैपेसिटर को दर्शाती है, और यह कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहलाता है, और इसे स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। स्टोरेज कैपेसिटेंस कैसे कहा गया, इसको देखो। देखो, स्टोरेज कैपेसिटेंस कैसे कहा गया। मान लीजिए ये आपका क्या है, डायोड है, ये जंक्शन है, यहाँ ये P टाइप है और ये N टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए साहब इलेक्ट्रॉन और यहाँ पहुँच गए आपके होल्स, और बीच में जो ये अवक्षय परत है काफ़ी पतली परत है। तो दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और बीच में अवक्षय परत है। तो इस प्रकार से विपरीत लेयर में चार्ज स्टोरेज के कारण हमें एक कैपेसिटेंस मिला और वो कहलाया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहलाता है। अब देखिए, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस का जो मान होता है किस प्रकार से दिया जाता है, CD यहाँ पे है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, चार्ज में परिवर्तन बटे वोल्टेज में परिवर्तन, अर्थात dQ बटे dV। dQ बटे dV, dQ क्या है, चेंज इन स्टोर्ड चार्ज, और dV क्या है, अप्लाइड वोल्टेज में चेंज। अब हम जानते हैं कि जो करंट I है, फॉरवर्ड करंट I तथा चार्ज Q के मध्य क्या संबंध होता है। तो चार्ज बराबर होता है करंट गुणा समय। यहाँ पे समय क्या है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि चार्ज कैरियर कितने समय बाद जाकर रिकम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज एवं करंट के मध्य ये संबंध है Q बराबर I गुणा T।
ठीक है। अब देखिए जो डायोड का जो करंट होता है उसका मान क्या होता है, I बराबर I0 कोष्टक में एक्सपोनेंशियल की घात v, ये टर्म देख सकते हैं आप, एक्सपोनेंशियल की घात v बटे नीटा Vt और -1। यहाँ पर v क्या है, ये जो v है ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। और ये Vt क्या है, ये थर्मल वोल्टेज है। और नीटा क्या है, एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है किस प्रकार का डायोड है। तो ये करंट कहलाता है डायोड का, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा यानी ओपन करूँगा इस वाले टर्म को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए नीचे आप देख सकते हैं I0 और ओपन करने पर एक्सपोनेंशियल v बटा नीटा Vt माइनस I0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिलेगी I प्लस I0 बराबर I0 एक्सपोनेंशियल घात v अपॉन नीटा इंटू Vt, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितनी एक्सप्रेशन आ गई है, ये एक्सप्रेशन थर्ड है, ये एक्सप्रेशन फोर्थ है और ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है। अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ I है, ठीक है, उसको हम किस में रखें, वैल्यू ऑफ I एक्सप्रेशन 3, कौन सी वाली, ये वाली I की वैल्यू हम किस में रखें, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये है, इसमें हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो वो रखने के बाद हमें क्या मिलता है, Q बराबर I0 कोष्टक में एक्सपोनेंशियल घात v नीटा Vt -1 और यहाँ गुणा में t, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, v के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए आइए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा dq, मैं आपको बता देता हूँ, ये dq बटे dv बटे dv हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा, dq बटे dv आ जाएगा और डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, I0 एक्सपोनेंशियल घात v नीटा Vt बटे नीटा Vt डॉट t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि dq बटे dv क्या कहलाता है, cd कहलाता है, ये हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर cd बराबर dq बाई dv हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो cd बराबर आ जाएगा I0 एक्सपोनेंशियल घात v बटे में नीटा Vt और फिर उसके बटे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नीटा Vt था और गुणा में t। अब आप जानते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है, यानी आप एक्सप्रेशन 4 इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती है कि I प्लस I0 बराबर क्या है, I0 एक्सपोनेंशियल v बटे नीटा Vt। तो यानी कि इसकी जगह हम क्या डालेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे I प्लस I0, इक्वेशन 4 से ये हम लिख देंगे। तो CD बराबर क्या आ जाएगा, I प्लस I0 कोष्टक में गुणा में t नीटा Vt हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, तो इस हिसाब से हमें जो ये प्राप्त होगा, ये कैसे प्राप्त हुआ देखिए, क्योंकि I इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन I0, यानी कि I का मान बहुत ज़्यादा अधिक है I0 से। I0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको केवल I से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CD बराबर I गुणा t अपॉन नीटा Vt प्राप्त होगा। तो इस आधार पर जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है किस पर निर्भर करता है, एक तो फॉरवर्ड करंट I पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पर। धन्यवाद।